नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम चर्चा का। सबसे बड़ी बहस, सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज। मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट आज मालेगांव 2008 बम धमाके के मामले में फैसला सुना चुकी है और इस केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, इसके अलावा सुधाकर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे। कोर्ट ने सभी आरोपी यानी कि 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा है कि कोई भी सबूत विश्वसनीय नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अहम जो गवाह पेश किए गए थे उनके समर्थन नहीं पाया गया है। इसके अलावा जो षड्यंत्र रचने की बैठकों को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। अदालत ने कहा कि स्पॉट पंचनामा में खामियां थी, डंप डेटा उपलब्ध नहीं था, घटना स्थल की बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, इसलिए कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकाला जा रहा। और इसके अलावा वाहन के चेसिस नंबर को मिटा दिया गया था और दोबारा रिस्टोर करने के लिए प्रयास किया गया, इसलिए कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि पहले वो बयान सुनाते हैं कि अधिवक्ता ने क्या बयान दिया सुनवाई के बाद। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत खराब इंसिडेंट है और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ आप लोग नहीं, डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा या इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है। जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं और उस वजह से अभी इस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो एक एटीएस अधिकारी चतुर्वेदी के घर में आरडीएक्स प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा तब और बात कर सकते। तो आपने सुना कि किस प्रकार से कोर्ट ने पूरी तरह से फैसले को बदलकर 17 साल पुराने फैसले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तो बताते चले कि कोर्ट ने कहा है कि कुछ मेडिकल प्रमाण पत्र अवैध चिकित्सकों की ओर से जारी किए गए हैं, जिन्हें साबित किया जाना जरूरी है। कोई सबूत उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो रहा है कि पुरोहित जो आपको बताते चले कि आरडीएक्स लाया था या बम असेंबल किया गया था, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। और बम वाली मोटरसाइकिल किसने खड़ी की, जबकि इलाका रमजान के चलते पहले से ही सील किया गया था। घटना के बाद की स्थिति में जो आपको बताते चले कि पत्थरबाजी किसने की, नुकसान किसने पहुंचाया, पुलिस की बंदूकें छीनने की घटनाएं, इन पर कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं। तो आपको बताते चले कि कल ही अमित शाह ने इस मामले पर अपना और सरकार का रुख साफ कर दिया था कि भगवाधारी कभी भी आतंकवादी नहीं होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या पलटवार किया था, वो बयान अब आपको सुनाते हैं। बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर, ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। तो आपको बता दें कि सरकार पहले से ही अपना रुख साफ कर चुकी है, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट में कब क्या हुआ वो थ्योरी अब आपको बताते हैं। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के भीकू चौक पर एक 2 पहिया वाहन में बम विस्फोट हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 101 लोग घायल हुए। मृतकों में जो आपको बता दें कि फरहीन उर्फ शगुफ्ता शेख लियाकत, शेख मुश्ताक यूसुफ, शेख रफीक मुस्तफा, इरफान जियाउल्लाह खां और इसके अलावा सैयद अजहर सैयद निशार और हारून शाह मोहम्मद शाह शामिल हैं। पहले एफआईआर स्थानीय पुलिस ने दर्ज की, लेकिन बाद में यह केस एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि एटीएस को सौंप दिया गया। एटीएस ने दावा किया कि अभिनव भारत नामक संगठन 2003 में से
एक संगठित अपराध गिरोह की तरह काम कर रहा था। एटीएस ने अपनी चार्जशीट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित उपाध्याय समेत कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया है। तो बताते चले कि आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक है और कहीं ना कहीं यह साफ हो गया है कि इस पूरे केस में पूरी थ्योरी गढ़ने का प्रयास किया गया था। तो ये पूरा मामला, पूरा ऐतिहासिक दिन आज देखने को मिला है। तो आपको बताते चले कि जिसका लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे वो 7 आरोपी जो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए जुटे हुए नजर आ रहे थे। तो बताते चले कि मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट आज मालेगांव 2008 बम धमाके के मामले में फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर चुकी है और कोर्ट ने कहा कि अहम गवाहों ने प्रोसिक्यूशन का समर्थन नहीं किया है, षड्यंत्र रचने की बैठकों को साबित करने वाला विफल रहा है। अदालत ने यह भी कहा है कि स्पॉट पंचनामा में खामियां थी, डंप डेटा उपलब्ध नहीं था। तो ये बहुत ही निर्णायक फैसला दिया गया है और इसके बाद माना जा रहा है कि अब इस मामले में पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधियां बढ़नी तय मानी जा रही है। तो बताते चले कि मालेगांव के सभी 7 आरोपी बरी कर दिए जा चुके हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, वो 7 आरोपी में आपको बता दें कि सबसे बड़ा नाम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी, समीर कुलकर्णी शामिल थे। तो ये 7 आरोपी थे जिन्हें बरी कर दिया गया है और साथ ही जज ने अपने जो दलील थी वकीलों की ओर से वो भी स्पष्ट की गई है कि पुरोहितों के घर पर, जो पुरोहित है उनके घर पर कोई भी बम का कोई भी सबूत नहीं मिला। ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी। 2008 सितंबर का ये पूरा ब्लास्ट का मामला बताया जा रहा है। तो बताते चले कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के भीकू चौक पर एक 2 पहिया वाहन में बम विस्फोट होता है जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है और 101 लोग घायल हुए और उसके बाद भगवा आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ने का प्रयास किया जाता है। ये आज के फैसले से पूरी तरह से साफ होता हुआ नजर आ रहा है और जहां जज ने अपने फैसले में बताया कि जो एटीएस की और इसके अलावा एनआईए की जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें अलग अलग दलीलें दी गई थी, उससे भी साफ होता हुआ नजर आया कि इस पूरे घटनाक्रम को गढ़ने का प्रयास किया गया था। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने सबसे पहले रिएक्शन देते हुए कहा कि मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। और आपको बताते चले कि अमित शाह भी कल हमलावर नजर आए थे, उन्होंने साफ किया कि भगवा आतंकवादी नहीं हो सकते हैं। तो पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनका परिचय करेंगे, फिर चर्चा में चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी से शशिकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि अनिल शर्मा हमारे साथ, अधिवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अधिवक्ता राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले राकेश जी आपका रुख करेंगे। मालेगांव बम ब्लास्ट 2008 से आज 2025, 17 साल का ये ऐतिहासिक पल और आज फैसला आ जाता है। आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं इसे? देखिए, फैसला तो कोई क्रिमिनल ट्रायल हम सब जानते हैं कि इस तरह के जो यूएपीए से रिलेटेड ट्रायल्स होते हैं, क्योंकि ये बड़ी इंसिडेंसेस हैं। इंसिडेंस हुई, यह भी क्लियर है कि किसी न किसी ने तो घटना कारित की। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि जब बॉम्बे में जो ट्रेन ब्लास्ट हुए थे उसके भी सारे के सारे एक्यूज जो है वो छोड़ दिए गए, क्योंकि एविडेंस नहीं था। जिस एविडेंस के बेसिस पे कन्विक्शन होना चाहिए वो एविडेंस नहीं था। अब ये दूसरा केस है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एविडेंस के अभाव में, साक्ष्य नहीं है, इसलिए कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। होता क्या है कि कई बार हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, अब ये सारा का सारा जो फिंगर पॉइंट होता है, जो सारा का सारा आप संकेत करेंगे, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की तरफ करेंगे कि भाई इंसिडेंस हुई, ब्लास्ट हुआ, इतने लोग मरे, इतने लोग घायल हुए,
इसके बाद भी उसका कोई एक्यूज्ड नहीं है, उस केस में किसी को सजा नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, ये उनकी खामियां हैं कि आप ठीक से प्रूफ इकट्ठा नहीं कर पाते, आप ठीक से जो सबूत कोर्ट में, जो रिलायबल सबूत हैं, जो रिलायबल एविडेंस है, वो आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते। और कई बार फिर ये डाउट होता है कि जो रियल एक्यूज्ड है, जो एक्चुअल अभियुक्त हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, वो पकड़े ही नहीं गए और कोई गलत एक्यूज्ड आकर के उसको आपने फ्रेम किया और फ्रेम करके उसको आपने सबूत आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए कोर्ट के सामने और कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। तो अब इसमें तो ये बड़ी एक जो गलत चीज है वो ये कि घटना हुई यह स्पष्ट है, लोग मरे यह स्पष्ट है, टेररिस्ट इंसिडेंस है ये भी स्पष्ट है। तो अब एक चीज जो निकल करके सामने आती है कि रियल एक्यूज्ड पकड़े नहीं गए और गलत एक्यूज्ड जो है वो सामने है। या फिर इसका एक जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिनको आपने एक्यूज्ड कहा, हो सकता है कि वो एक्यूज्ड हो लेकिन उनके खिलाफ आप सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाए जिससे कि उनका कन्विक्शन हो सके। बिल्कुल, लेकिन एक और चीज मैं समझना चाहूंगी कि एटीएस एनआईए की पूरी रिपोर्ट अलग अलग दाखिल कर दी जाती है, क्या ये पूरा षड्यंत्र क्यों ना कह दूं मैं इसे? बिल्कुल आप कह सकते हैं। अगर दो एजेंसीज हैं, दो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं और दोनों की रिपोर्ट अलग अलग है, अब ये तो फिर कोर्ट का जब आप पूरा का पूरा डिसीजन पढ़ेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि भाई कौन सी रिपोर्ट जो है वो ट्रुथ के नजदीक है और कौन सी रिपोर्ट जो है वो ट्रुथ से बिल्कुल दूर है। दो रिपोर्ट्स अगर एक ही इंसिडेंस की हैं और एक रिपोर्ट एक कह रही है, दूसरी रिपोर्ट दूसरी बात कह रही है, तो बट नेचुरल है कि उसमें से एक रिपोर्ट गलत है, एक रिपोर्ट गलत है। अनिल शर्मा जी, कल ये मामले का राज्यसभा में भी उठाया गया था अमित शाह जी की ओर से, और आज जब ये फैसला आता है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तो कहती हैं कि पूरी जिंदगी मेरी बर्बाद हो गई, साजिश थी ये पूरी तरह से, भगवा आतंकवादी का ये जो नैरेटिव था पूरा फेल हो चुका है आपका। अनिल जी, आतंकवाद के बारे में कहा जाए तो आतंकवाद का कोई स्वरूप नहीं होता। आतंकवाद होता, ना उसको कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई स्वरूप होता है। आज कोर्ट का जो फैसला आया है उसका सभी को समझना। आवाज मिल पा रही है क्या? आवाज कम आ रही है अनिल जी? हाँ, देखिए, कोर्ट का जो फैसला आया उसको सभी को सम्मान करना चाहिए। दो एजेंसियां होने पर दोनों की, एटीएस और एनआईए की जो दलील है, दोनों की दलील अलग अलग और साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। जज महोदय को कौन सा साक्ष्य ठीक से लगा जिसके तहत उन्होंने इन सभी को बरी किया, ये जज महोदय जाने। और वो सारा फैसला क्या है, कैसे हुआ, वो कोर्ट के जब पेपर आएंगे उसके 4-6 दिन में तब जाकर क्लियर होगा आखिर जजमेंट किस प्रकार से हुई। और रही बात, अभी हम सुन रहे थे चैनल पर कि सरकार इसके खिलाफ हाई कोर्ट में भी जाएगी। क्योंकि मामले को अगर लोअर कोर्ट में अगर कोई जजमेंट आया है और वहां से संतुष्टि पूर्ण रूप से नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रावधान है। तो सरकार उसमें हाई कोर्ट जाने के लिए भी तैयारी में है। ठीक है, देखना यह है उस वक्त कि वास्तविकता क्या निकल कर है, क्योंकि कोई ना कोई तो दोषी है। लास्ट किसी ने तो किया। उस वक्त की जो जांच एजेंसियां थी, जिन लोगों ने साक्ष्यों के आधार पर जिनको आरोपित किया, वो कहीं ना कहीं सत्यता की ओर होगी। ऐसा तो नहीं कि झूठी आरोप लगाकर किसी को भी आरोपित कर दे, वो भी एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों को। भाई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर या कर्नल उपाध्याय, ये सारे लोग प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से आते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आरोपित करना आसान तो नहीं है। अब क्लियर ये होगा कि मामला अगर आगे हाईकोर्ट जाता है तब क्या पोजीशन रहती है, लेकिन हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट का जो भी फैसला उसे स्वीकार करना हो। ठीक है। शशिकांत जी, 17 साल बाद ऐतिहासिक फैसला, भारतीय जनता पार्टी का रुख? देखिए, ये जो फैसला आया है, अब बात थोड़ी तेज करा दीजिए। वो पहले से उम्मीद था कि इसमें जिन लोगों को दोषी ठहराया गया भगवा आतंकवाद के नाम पर, वह बिल्कुल इसमें शामिल नहीं है, उनका कोई इससे लेना देना नहीं है। ये तो उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी जिसके
एक भगवा आतंकवाद इस्टेब्लिश करने की उन्होंने एक मुहिम चला रखी थी। उसके प्रवक्ता थे दिग्विजय सिंह जी। तो उसके द्वारा ये लोग इस्टेब्लिश करना चाहते थे कि हाँ, हिंदुस्तान में हिंदू आतंकवाद है। आज के इस फैसले ने यह बता दिया कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता है। अभी हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी संसद में बयान दिया कि हिंदू का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं, हिंदू टेररिस्ट नहीं होता है। यह फैसला बिल्कुल इस्टेब्लिश करता है कि हिंदू कोई आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त नहीं होता है। हाँ, एक बात जरूर है कि कोई न कोई दोषी है जिसको उस समय की सरकारों ने, उस समय उन लोगों ने उनको बचाया, और हिंदू मान्यता रखने वाले लोग, हिंदू धर्म को प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा जो थी वो एक साध्वी थी। तो और कर्नल पुरोहित, ये लोग हिंदू धर्म के मानने वाले लोग थे। इनको जबरन उसमें ठेल करके, फंसा करके और इनके खिलाफ जो है कन्विक्शन कर दिया, इनके खिलाफ जो आरोप कर दिया। आज वो कोर्ट ने बता दिया कि इनका कोई लेना देना नहीं। तो एक बात जरूर उठती है कि वो लोग कौन थे। जिस तरह से कलावा बांध करके आया था, जिसको पैसे दिया गया था, 1000 किलोमीटर दूर से वो पाकिस्तान से चला था समुद्र के रास्ते, और किन लोगों ने उसको पैसे दिया मुंबई में आकर के, और 246 लोग मारे गए थे। किस प्रकार से। लेकिन हाई कोर्ट में तो चुनौती देंगे ना, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि भाई हुआ तो था ही कुछ ना कुछ, अब हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाँ, हुआ था। हाँ, और हुआ था, और वो असली दोषी पकड़े जाने चाहिए। और देखिए, निश्चित रूप से वही दोषी पकड़े जाएंगे जिनके आतंक का एक धर्म होता है, जिनके आतंक का स्वरूप होता है। ये हमारे साथी अभी कह रहे थे आतंक का कोई स्वरूप नहीं होता है। पूरा दुनिया ने देख लिया आतंक का स्वरूप कैसे होता है। पहलगाम में देख लिया आतंक का स्वरूप कैसे होता है। पूरी दुनिया ने देखा है, और पूरी दुनिया मानने लगी है कि आतंकवाद का धर्म क्या होता है, आतंकवाद का स्वरूप क्या होता है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। लेकिन राकेश जी, मैं जानती हूँ कि राजनीति से आपका कोई सरोकार नहीं है। कल अमित शाह जी ने कहा था कि भगवा आतंकवाद नहीं होता है, लेकिन आपने भी कई दलील देखी होंगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि होता है, वो भी हम कोर्ट से पूरी प्रक्रिया के बाद ही वहां पे निर्मित होता है। चाहे वाराणसी की मैं बात करूं और इसके अलावा मथुरा की, क्या हमने कभी वहां पर कोई डेमोलाइज करके उसे स्थापित किया है? हम हमेशा कोर्ट और कानूनी की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। देखिए, कानून की प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, अपनी जो सोसाइटी है दैट इज रूल्ड बाय लॉ, किसी के विम्स एंड फैंसीज पे नहीं चलती है। एक पूरा का पूरा सिस्टम है, इतना बड़ा देश चलता है, इसमें जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट है, और जुडिशरी का एक बहुत बड़ा रोल है। हम सब उस पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि एक जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस के थ्रू जुडिशरी हर चीज़ को एग्जामिन करती है, और उस पर फिर आप ट्रस्ट करते हैं। वो आपके सामने एक डॉक्यूमेंटेड जजमेंट आता है, जिसको हर कोई व्यक्ति, भारत का एक कॉमन व्यक्ति भी पढ़ सकता है, कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ सकता है। तो जो प्रोसेस है, वो आपने जो इंसिडेंसेस आपने बताए कि भाई वो आपका राम जन्मभूमि का केस हो, या फिर आपका काशी का केस अभी जो चल रहा है, या फिर इस तरह के जो टेररिस्ट एक्टिविटीज से रिलेटेड जो केसेस चल रहे हैं, उसका पूरा एक जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने कहा कि वो फिर डॉक्यूमेंटेड जब चीज़ें आपके सामने आती हैं, अभी तो हम लोग केवल उस पर डिबेट कर रहे हैं। जब पूरा का पूरा जजमेंट हमारे सामने होगा तो आपको पता चलता है कि भाई ट्रायल कोर्ट ने क्यों कहा कि ये साक्ष्य बराबर नहीं है, और हाई कोर्ट बिल्कुल जाने का राइट है। सरकार अभी बता रहे हैं कि सरकार ने उस पर डिसीजन भी ले लिया कि सरकार हाई कोर्ट जाएगी, इसलिए कि जब तक हम सुप्रीम कोर्ट तक, और इस तरह के सारे मैटर्स वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और जाने चाहिए, इसलिए कि जब हमारा जो अल्टीमेट कोर्ट है, जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर चीजें जाकर के फिर फाइनल हो जाती हैं, वहां पे फुल स्टॉप लग जाता है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो चीज फाइनल हो गई। तो पर देखने में आया है कि हमारे यहाँ जो ट्रायल कोर्ट के जजेस हैं, पर्टिकुलरली इस तरह के जो मामले होते हैं, आपने देखा कुछ 323 विटनेसेस हैं, उसमें से कुछ हॉस्टाइल विटनेसेस हो गए। अब जो हॉस्टाइल हो गए, बट नेचुरल है कि वो हॉस्टाइल क्यों हुए, अभी वो जजमेंट में रिफ्लेक्टेड होगा कि भाई हॉस्टाइल क्यों हुए, उन्होंने जो चीज़ें उनके, या फिर वो विटनेसेस थे ही नहीं, उनको लाया गया था। ये दो चीज़ें हो सकती है, वो विटनेसेस थे नहीं, उनको लाया गया था, या किसी के प्रेशर में फिर वो हॉस्टाइल हुए। अब 323 विटनेसेस को एग्जामिन करने की उनकी एक अपनी लंबी प्रक्रिया होती है। अब हाई कोर्ट उस सारे एविडेंस को फिर से री एग्जामिन करेगा। बिल्कुल ठीक है। अनिल जी,
अब ये मामला सामने आया, फैसला सामने आया, तो भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ एक्शन और साथ ही आपसे माफी की मांग करने लगी है। वो कह रहे हैं कि सत्र चल रहा है, इसी सत्र में माफी मांगे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी किस बात के लिए माफी मांगे? ये अभी आरोप लगा रहे थे दिग्विजय सिंह जी पर। दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट कहा है कि मैंने कभी इस तरह की बात नहीं की है। झूठ प्रसारित करने का काम भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रहा। ये आदत है भाजपा की, किसी को भी बदनाम करने के लिए कोई भी आरोपित कर देते हैं। मामला सरकार का है। अभी तक 2011 में केस एनआईए को सौंपा गया। एनआईए से ने 2016 में चार्जशीट दाखिल की। केस में 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदल चुके। तब तक क्या सबूतों को नहीं बदला जा सकता? क्या उनमें चेंजिंग नहीं की जा सकती? सरकार की मंशा क्या हो सकती है? अगर आरोप लगाने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार ने जांच एजेंसियों से उनकी सबूतों को मिटाने का काम किया, लेकिन हम ऐसा नहीं कहना चाहेंगे। हम कोर्ट के जजमेंट का सम्मान करते हैं, क्योंकि कोर्ट के जजमेंट का सम्मान सभी को करना चाहिए। सरकार अपनी जगह है और कोर्ट अपनी जगह। ठीक है राकेश जी, क्या ये हो सकता है कि सबूत को मिटा दिया जाएगा? सरकारें आएंगी जाएंगी, फिर उसके बाद उसमें सबूत मिटा दिए जाएंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, जब अगर इस तरह का कोई चीज कोर्ट के संज्ञान में अधीन आता होती है, है, ये नहीं है कि वो किसी डायरेक्ट अपने उनके अंडर में हो। हाँ। सरकार के अधीन सारी एजेंसियां होती है। सरकार अपने मनमाने तरीके से कुछ भी करवा सकती है, लेकिन हम इसमें कोई आरोपित नहीं लगा रहे। ठीक है, जो बयान है मैं समझना चाहूंगी नहीं होता कि क्या वो ऐसा नहीं कुछ होता, होगा, इस तरह की क्योंकि बातें करना कई बिल्कुल दलीलें गलत और सामने आ रही है। बेबुनियादी बातें हैं। ठीक है अनिल जी। कोर्ट कभी भी अगर कोर्ट के सामने जो सबूत कोर्ट के सामने आ गए, उसमें किसी तरह की छेड़खानी की चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लगभग नगण्य होते हैं। हाँ, जब तक चीजें जांच एजेंसियों के कंट्रोल में हैं, तो जांच एजेंसियां अब क्या कर रही हैं वो जांच एजेंसियां जाने। लेकिन कोर्ट के सामने जब जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आती है, तो कोर्ट, क्योंकि हमने कहा कि जजेस इतना एक्सपीरियंस्ड होते हैं, लॉ का इतना बड़ा फ्रेमवर्क है कि वह यह भी एग्जामिन कर लेते हैं कि हमारे सामने जो सबूत पेश किया गया उसके साथ छेड़खानी की गई है, या जो सबूत आया है वो सबूत ठीक से नहीं आया है। ये सारी की सारी चीजें जजमेंट में रिफ्लेक्ट होती हैं। चांसेस कोर्ट के सामने एक बार एविडेंस आ गई तो फिर उसमें छेड़खानी के चांसेस नहीं रहते। लेकिन 17 साल, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अंतराल हो जाता है। अगर अभी भी ये प्रोसेस आगे चलता रहा तो सोचिए, जीवन तो आधा समाप्त। अब ये तो हम सब इसके विक्टिम हैं। क्योंकि मैं एक लॉयर हूं, मैं इस चीज को देखता हूं। लेकिन दूसरी तरफ आप इसको और भी देखिए ना कि 323 विटनेसेस एग्जामिन करने हैं। एक दिन में यदि एक विटनेस भी एग्जामिन होता है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हर विटनेस को आपने आज समन्स दिया और वो कल आकर के हाजिर हो जाए। कई बार विटनेसेस अब 17 साल पुरानी इंसिडेंट्स है, उनको आज आप देने जाते हो तो 17 साल वो विटनेस जो मालेगांव में था वो आज वहीं नहीं होगा, वो कहीं जॉब करने चला गया होगा। फिर उसको ढूंढ करके ले आना, फिर उसके लिए वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराना कि वो कोर्ट में आकर के गवाही दे सके। तो इस तरह के जो केसेज होते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी को भी तो हम ला करके एक्यूज नहीं बना सकते, किसी को भी आप हैंग नहीं कर सकते। तो एक जो पूरी प्रक्रिया है। दूसरा क्या होता है कि जज साहब क्या कर रहे हैं, वो अपनी कोर्ट में बैठ करके वहीं पर सारे सबूत ले आए जाते हैं, वहीं पर उनको एग्जामिन करना है, वहीं पर उनको बहस सुननी है। तो ये पूरा एक जो हमारा सिस्टम है, ऑफ कोर्स इनको फास्ट ट्रैक होना चाहिए। इस तरह की पर्टिकुलरली जो टेररिस्ट एक्टिविटीज से रिलेटेड जो केसेस है उसमें हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। दूसरी कंट्रीज में इतना समय नहीं लगता है, भारत में थोड़ा सा गड़बड़ है। इसको ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि 17 साल कोई व्यक्ति, अब जैसे कि इस केस में हम एग्जाम्पल ले लें कर्नल पुरोहित का या फिर प्रज्ञा ठाकुर का, वो कह रही हैं कि हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया भाई। बर्बाद हो गया। 17 साल एक क्रीम लाइफ होती है। किसी कोई अगर व्यक्ति यंग है, कोई 25 साल का है, तो उसकी की पूरी लाइफ खराब हो जाती है। अच्छा, जब तक आपके खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा है, आप क्रिमिनल हैं, आप क्राइम में चार्जशीटेड हैं, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। तो ये तो समस्या है। हाँ शशिकांत जी, आपको क्यों लगता है कि इसमें साजिश की बू है? एक विशेष वर्ग को इसमें टारगेट किया गया। बिल्कुल इसमें साजिश की बू है। और अभी हमारे साथी स्वीकार कर रहे थे, कांग्रेस के साथी, कि सरकारें जो है अपने एजेंसियों का दुरुपयोग करती हैं। इन लोगों ने यही काम किया हमेशा। 17 साल पहले ही देखिए, जब ट्रेन का बम ब्लास्ट होता है तो उसमें जितने एक्यूज हैं उनको इन्होंने जांच में से ही इतना कमजोर किया कि उनको बचाने की कोशिश किया, ट्रेन के बम ब्लास्ट के आरोपियों को। और हिंदू आतंकवाद गढ़ने के लिए
इसमें ला करके इन्होंने झूठा इस्टेब्लिश किया कि ये लोगों गलत और बेबुनियाद है। तो समय की सरकार ने जब आरोपियों को पकड़ा, उसको जेल में डाला गया, कोई साजिश नहीं थी। उसके बाद आपकी सरकारें बनी और साक्ष्य बदलने का काम किया गया, ये बिल्कुल स्पष्ट है। भाई आप नोट कर लीजिए, बाद में बोलिएगा, बीच में मत बोलिए, उससे डिस्टर्बेंस होता है। हाँ बिल्कुल, आपको तो डिस्टर्बेंस होगा, आप कुछ भी आरोप लगाते रहे, झूठ बोलते रहे। ये तो नहीं, आप मत बोलिए, आप लोगों का बोलने का टाइम देश ने खत्म कर दिया है। अब आप लोग बोलने लायक रह नहीं गए हैं। आप हिंदू विरोधी राहुल गांधी, हिंदू विरोधी सबसे बड़े आप हैं, तो हिंदुओं के नाम पर जितना बड़ा धोखा हिंदुओं के साथ आप कर रही है। अरे आप नहीं रुकना अनिल जी, आप काउंटर बहुत सटीक से कर दीजिएगा, ठीक है? शांत रहिए, डिस्टर्ब मत करिए। हाँ, अब ठीक है, आप लोगों को शशिकांत देश ने इस लायक कर दिया है कि अब आप बोल नहीं पाएंगे। सुनिए, अरे हम तो बहुत बोल पाएंगे, हमारे बोलने की बात छोड़िए, हमें किसी ने विरोधी किया है। आप नहीं बोल पाएंगे अगर हमने बोलना शुरू किया तो। आपके ऊपर इतने आरोप हैं जितना फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। 750 किसानों के हत्यारे हैं। किसानों के ऊपर आपके मंत्री के बेटे गाड़ी ठीक है, रुकना होगा भाई अनिल जी, महिलाओं के साथ अनिल जी रुकना होगा अभी, ठीक है, ऐसे नहीं, रुकिए, आपके पार्टी के नेता खुलेआम हाईवे पर दिखाई देते हैं। रुकिए भाई अनिल जी, आप अपनी बारी में बोलिएगा। आपके लोगों के आपके आरोपों को गिनाया जाए तो कम पड़ जाएंगे। ठीक है शशिकांत जी, ये निर्णय जो है, ये निर्णय जो है हिंदुत्व विरोधी राहुल गांधी के मुंह पे तमाचा है। ये लोगों ने किस प्रकार देश को चलाया है। राहुल गांधी के तमाचा देने की आपकी हिम्मत रही है। सबसे बड़ा तमाचा तो आपके चेहरे पर जब पड़ गया, जब 750 किसानों की हत्या करने के बाद 3 तलाक पर आपका वापस आना पड़ा। ठीक है, अरे भाई आप काउंटर बाद में करिएगा। अनिल जी सुन लीजिए भाई, आप उनका समय खराब कर रहे हैं, आपके पास ही आऊंगी इसके बाद तुरंत। शशिकांत जी जल्दी से 10 सेकंड में खत्म करिए शशिकांत जी अपनी बात को, समय कम है, ठीक है? हाँ, शब्दों का चयन आप अभी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी झूठा है, ये शब्दों का चयन है। आपको तमीज जनता पार्टी करके रही है, हिंदुत्व का हत्या कर रही है इसी महीने में। आपके समय पे हिंदुत्व का सबसे बड़ा खतरा आप सबसे बड़ा बात कर रहे हैं। रोज बयान देता था आप दोनों फिर इतिहास को कोई उनको गढ़ने लगेगा, एक दूसरे पर छीटा कसी, बात आ जाने दीजिए। नहीं अनिल जी रुकिए, अभी बात आने दीजिए, विषय पर चर्चा करेंगे, ठीक है? शशिकांत जी तो देखिए, इस प्रकार से इन लोगों ने हिंदू आतंकवाद गढ़ा था, उस मुहिम के मुंह पे तमाचा है आज का निर्णय। गलत बात ना करेंगे। आतंकवाद करने का काम आप करते हैं, लोगों में दंगे भड़काने का काम आप करते हैं, सदन पर हमला आपकी उसमें होता है, अक्षरधाम पर हमला आपकी सरकार में हो, सारे कांड आपके सरकार में हो जाए 2010 से लेकर। अरे आप लोग पाकिस्तान में जाइए, चुनाव लड़िए। पाकिस्तान जाने रुकिए, आप दोनों रुक जाइए भाई। राकेश जी खाने चले जाते ठीक है, पाकिस्तान जाते हैं, ठीक है, रुकिए, आप दोनों रुक जाइए, पाकिस्तान में रुकिए। हमने तो वो है राकेश जी राकेश जी पुरोहित के घर आरडीएक्स नहीं मिला, जो बाइक वहां पे मिली थी वो, अरे भाई रुकिए, आप दोनों ये वेट कर लीजिए, पूरे देश को शर्मसार किया। रुकिए अभी शशिकांत जी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में लड़ाना चाहते हैं केवल आप सभी को, भारतीय और राष्ट्रवाद का। अनिल जी कंटिन्यू आप बोल रहे हैं। राकेश जी आरडीएक्स नहीं मिला पुरोहित के घर में, जो बाइक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बताई जा रही थी वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बाइक नहीं है, सारे सबूत डिनाई। अब ये जो क्रूशियल एविडेंस है, बाइक जो थी वो एक क्रूशियल एविडेंस थी, और वो बाइक जो है वो प्रज्ञा ठाकुर की नहीं है, तो बट नेचुरल है कि प्रज्ञा ठाकुर का एक जो मेजर कनेक्शन इस केस में दिखाया जा रहा था वो मेजर कनेक्शन टूट जाता है। कर्नल पुरोहित के घर पे कुछ नहीं मिला, ये भी एक मेजर कनेक्शन। भाई जब एविडेंस ही नहीं है तो फिर कैसे आप उसको केस को एस्टेब्लिश करेंगे? और हमें ये चीजें जो थी उसमें उस पूरे केस में चार्जशीट में इसको एक मेजर एविडेंस की तरह से प्रोड्यूस किया गया था कि भाई जो बाइक यूज हुई वो प्रज्ञा ठाकुर की है या प्रज्ञा ठाकुर का उससे कोई कनेक्शन है, या फिर इस तरह के जो ब्लास्ट से रिलेटेड जो चीजें थी वो कर्नल पुरोहित के घर पर मिली हुई हैं। अब ये जो बेसिक एविडेंस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस है, वही लैकिंग है, वही अवेलेबल नहीं है, तो फिर किस बेसिस पे कोर्ट इनको कन्विक्ट करेगा? हाँ ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट आज ऐतिहासिक फैसला सुनाती है मालेगांव 2008 बम धमाके को लेकर, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी पर अग्रसर यानी कि पूरी तरह से हमलावर होने वाली है। तो सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, लेकिन अब आगे क्या स्टैंड होगा वो देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान सामने आता है, वो कहती है कि मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया है। तो अदालत ने कहा है कि स्पॉट पंचनामा में खामियां थी। तमाम ऐसे पक्ष रखते हुए जज ने साफ तौर पर सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। प्राइम चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।